मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि, मैं हमेशा आपसे एक निवेदन करता रहता हूं कि किसी एक कुंडली को, किसी एक गोचर को देख करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप सच में समस्याओं से घिरे हुए हैं, समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो कम से कम आपको 3 कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। पहले सर्वप्रथम हमारी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है, और जिसकी महादशा अंतर्दशा चलती है उन ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। दूसरी कुंडली आती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली चंद्र राशि पर आधारित ये अस्थायी कुंडली है। अस्थायी गोचर होता है कि ग्रह भी एक राशि से दूसरी, दूसरी से तीसरी राशि में, कुछ ग्रह 1 महीने में, तो कुछ 22 दिन में, 25 दिन में, इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और जब राशि परिवर्तन करते हैं तो भाव बदलते हैं। भाव के साथ साथ उन राशियों का विश्लेषण भी बदल जाता है, फल भी बदल जाता है। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी बात कि हमें जिस ग्रह के बारे में भी देखना है, अब 9 के 9 ग्रह हैं। एक राशि में लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोगों का जन्म जो है ना तो एक ही लग्न में हुआ है और ना एक ही राशि आ रही है, ना कुछ अलग अलग, सबकी भिन्नता आ रही है। अब आपकी मीन राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो चंद्र राशि में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है गोचर में, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। पर लग्न कुंडली में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो एक लंबे समय तक चलते हैं और स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम ग्रहों को ये भी देख लेते हैं लग्न कुंडली से कि अंश बल से डिग्री वाइज कितने बली हैं, कौन सा ग्रह कितना बली है। अब 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर रही होगी। और वही ग्रह गोचर की अवस्था में किन राशियों में बैठ करके प्रभावित कर रहे हैं। भले ही कम समय के लिए है, लेकिन ये कम समय ही बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब महत्वपूर्ण बनने का कारण है कि बहुत कम समय में जो भी अच्छे परिणाम देने होते हैं या खराब परिणाम देने होते हैं, वो सब कुछ दिखने लगता है, सामने प्राप्त हो जाता है। तो आगे पीछे वीडियो को ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा देखें। और अंत में हमें जो ग्रह किस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है उसका भाव का बल देखना है। अब भाव का बल देखने के लिए जब आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल्स डालेंगे तो पूरी कुंडली खुल जाएगी, और कुंडली के साथ साथ उसमें अष्टक वर्ग सारणी की भी एक सारणी खुलेगी, एक लेटर निकलेगा, उससे भी एक पत्र मिलेगा आपको, एक कुंडली खुलेगी आपकी। और उसमें कोई राशि नहीं लिखी होगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ गिनती लिखी होगी, 29, 25, 20, 18, 35, 40, जो भी हर भाव में अंक लिखे होंगे। वो होता है भाव का बल। अब जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस बिंदु को देख लीजिए, आप रेखा बोल दीजिए, बिंदु बोल दीजिए, गिनती बोल लीजिए, पॉइंट्स बोल दीजिए, हम जिस भी भाषा में समझ सकते हैं उसको बोल दीजिए। अगर 24 से नीचे है तो ये समस्या देने वाले अंक हो गए। 24 से 28 सामान्य अवस्था होती है, और 28 से ऊपर जितना जाएगा, जितना अच्छा जाएगा, उस भाव का फल उतना अच्छा प्राप्त होगा। परिणाम बहुत सुखद होते हैं। इसी के साथ साथ से बहुत से ग्रह हमारी ही जन्म कुंडली में, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मारक होते हैं। योग कारक का मतलब होता है कि जब उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या गोचर में भ्रमण करते हैं तो वो हमें अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ फल देते हैं। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि वो ग्रह कहाँ पर, किस स्थान पर बैठा है, किस राशि पर बैठा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि हमारी जन्म कुंडली में
सबसे खराब ग्रह कौन सा है? अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु उच्च के हैं, मंगल उच्च का है, ये कोई भी ग्रह उच्च का है और योग कारक है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा। कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात हो सकता है वही ग्रह सबसे ज्यादा खराब हो और उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में जब वो ग्रह आएगा तब हमारे दुखों का कारण बन जाएगा। तो कुंडली मात्र एक चर्चा नहीं है, एक विषय नहीं है कि वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात कर लिए, देख लिए। उसकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। यह सूक्ष्म जानकारी आपको होना चाहिए। आज मीन राशि की कुंडली है, चंद्र राशि पर आधारित है। कैसा रहेगा समय, आने वाला जून 2026, कितना उतार चढ़ाव जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, ये महीना कैसे होगा, इन सब की बातें मैं आपसे करूंगा। अगर ये कहूं कि 15 जून तक समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। कल एक वीडियो मैंने गुरु उच्च के हुए उसको डाला था, मैं काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी है, लाइक भी आए हैं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय पर। एक एक ग्रह की बात करूंगा। गोचर में कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा और आप देखेंगे। अपनी कुंडली अपने सामने रखिए और इन 9 ग्रहों में जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है, आप मिलान कर लीजिए, जांच लीजिए, उसको देख लीजिए। लग्न कुंडली के आधार पर भी इसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। 9 की 9 ग्रहों की बातें हम आपसे करेंगे। आइए सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्यदेव सबसे पहले तो निरोगी काया प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, सत्ता के कारक हैं, पिता के कारक हैं। और सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सूर्य देव कह करके सवेरे हम प्रणाम करते हैं। कलयुग में साक्षात देवता अगर दिखने वाले कोई हैं तो वो है सूर्य देव। और सूर्य देव जो है सभी को सुबह उठाते हैं और रात में सुलाते हैं, सभी के जीवन में अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन हर ग्रहों की अपनी एक स्थिति होती है कि किस भाव में गोचर करेंगे तो कैसा फल देंगे, अच्छा फल देंगे या खराब फल देंगे। तो सूर्यदेव मीन राशि, चंद्र राशि के आधार पर तीसरे भाव में, वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में तीसरे भाव में सूर्य का जो गोचर होता है 3, 6, 10 और 11, इन 4 भावों में सूर्य का जो गोचर होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, फलदायी होता है, अच्छे परिणाम देने वाला होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 14 मई जो निकल गई, 14 मई से लेकर के 15 जून तक का 1 महीने का जो समय है, 15 जून तक अभी सूर्यदेव यहीं पर गोचर करेंगे। पीछे जो भी मेहनत आपके द्वारा की गई है, खास करके सरकारी कर्मचारियों को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सूर्यदेव सरकारी नौकरियों के भी कारक ग्रह हैं। सत्ता के कारक तो है ही, नौकरी के भी कारक ग्रह हैं। तो जब सूर्यदेव नौकरी के कारक ग्रह हैं तो काफ़ी समय से जो उलझने चल रही थी 14 मई के पहले तक आपने अनुभव किया होगा कि 14 मई के पश्चात 15 जून तक वो कार्य किए गए हैं जिसमें काफ़ी मेहनत हुई, उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा था। अब वो समय आ गया है, आपके द्वारा की गई मेहनत अब अपना रंग दिखाएगी और निश्चित रूप से सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं पर देखें तो सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि जो है वृश्चिक राशि में भाग्य भाव में पड़ रही है। तो भाग्य के कारक वृश्चिक राशि मंगल देव हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि जब पड़ रही है तो ये भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी जागृत होगा। बिल्कुल ये ज्योतिष के आधार पर और गोचर के आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं।
अब यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक गोचर कुंडली को अगर हम लेते हैं तो शायद उचित नहीं है। इसके साथ साथ हमें लग्न कुंडली देख लेना चाहिए, अष्टक व सारणी देख लेना चाहिए। इसे तो हम देख ही रहे हैं। तो ये तो रही सूर्य की बात। तो सूर्य की महादशा अंतरदशा जिन लोगों के ऊपर चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग कारक ग्रह होना चाहिए। साथ में सूर्य अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है या कैसे भी हैं या पीड़ित हो रहे हैं जन्म कुंडली में, सूर्य देव को सुबह जल अर्घ देना चालू कर दीजिए 21 डेज, और फिर आप चमत्कार देखिए। और अच्छा परिणाम लेना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ कम से कम सूर्य देव के समक्ष कर लीजिए। आश्चर्यचकित लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव अपनी ही राशि मेष राशि में धन भाव में बैठे हैं। इसीलिए मैं बोला 15 तारीख तक का जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब मेष राशि में अपनी ही राशि पर मंगल देव बैठे हैं, वो भी धन भाव में बैठे हैं। धन की कमी नहीं आने देंगे, बैंक बैलेंस बराबर होगा। आपने अनुभव भी किया होगा कि ये गोचर, मंगल का जो गोचर है, बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा। और भी आगे मैं बातें करूंगा, 9 ग्रहों की बातें करूंगा। समझने का थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, वीडियो आगे पीछे ना करें, ये अच्छा होगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो यहां पर मंगल देव भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, धन एकत्रित होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब मंगल देव की भी 8वीं दृष्टि जो है अपनी ही राशि 9वें भाव में वृश्चिक राशि में पड़ रही है। तो सूर्य देव की 7वीं और मंगल देव की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण, दो ग्रहों का बल मिलने के कारण ये भाव भी जागृत हो गया। पिता से किसी प्रकार की अनबन चल रही थी, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आपस में तालमेल अच्छा बैठेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ेगा। और ये 9वां भाव जो होता है ये धर्म का भाव भी होता है। तो जो मीन राशि के जातक हैं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च भी होगा। ये तो मंगल की बात है। अब बुध की बात करते हैं। बुध अर्थात मेरी भाषा में भगवान गणेश, शुक्र मेरी भाषा में भगवती लक्ष्मी। शुक्रदेव हैं शुक्राचार्य, दानवों के गुरु, लेकिन शुभ ग्रह। ये भी धन के कारक ग्रह हैं, सौंदर्य के कारक ग्रह हैं, कला के कारक ग्रह हैं, सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति आयु स्वास्थ्य इसके कारक ग्रह हैं, प्रेम के कारक ग्रह हैं। और बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही साथ गोचर कर रहे हैं। बुध देव यहाँ 28 जून तक गोचर करेंगे और शुक्र देव जो है 8 जून तक गोचर करेंगे। तो गणेश और लक्ष्मी का योग जो है, बुध और शुक्र का जो योग है आपस में बैठे हुए हैं, ये एक लक्ष्मी योग बन जाता है, धन योग बन जाता है। अब यहाँ पर मीन राशि के जो जातक है, तो मीन राशि के जो जातक मकान लेना चाहते थे, प्लाट लेना चाहते थे, मकान का काम होते होते बीच में किसी कारण से रुक गया, वाहन लेना चाहते थे, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस माह में ये इच्छा आपकी पूरी होगी, होने जा रही है। निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ये लक्ष्मी और गणेश दोनों मिल करके आपके कार्य को पूर्ण करेंगे, सिद्ध करेंगे। शनि की बात, शुक्र की बात हो गई। गुरु की बात मैं पार्ट 302 इसके पहले वाला जो वीडियो है कल ही डाला था, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने उसमें सिर्फ गुरु को लेकर के एक वीडियो बनाया है, क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है वो 13 महीने के लिए होता है और गुरु उच्च के भी हुए हैं। तो मीन राशि के जातकों को क्या क्या गुरु देने आ रहे हैं वो वीडियो अवश्य आप देखें। अभी वो वीडियो चल रहा है, रन हो रहा है, आप देखिए उसको। अब शनि की बात हम करते हैं। तो शनि महाराज मीन राशि में 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण चालू हुआ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 30 मई है। आज की तारीख तक शनि महाराज का जो बल था 12 से 18 डिग्री का जो बल होता है, ये 100% पॉजिटिव या निगेटिव होता है।
अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं, बुरा परिणाम भी दे सकते हैं। ये संकट का समय जो था मई लास्ट में, ये संकट का समय समाप्त हो गया। आप निश्चिंत रहिए। मीन राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे आएगा वैसे वैसे अंश बल से शनि महाराज कमजोर होते जाएंगे। 18 डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब 19वीं डिग्री में इनका चरण चालू हुआ है और धीरे धीरे जैसे 19, 20, 21, 22, 25 जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे, अंत में जाकर के इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी और वो सब कुछ जो आपने नुकसान उठाया है, जो कष्ट उठाया है, विशेष करके 75% लोगों को तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्थिक रूप से टूटे हैं, और आर्थिक रूप से टूटने का सबसे बड़ा कारण जो है रोग। अस्पतालों में बिना वजह, बिना उसके खर्च हुआ होगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हुआ होगा। तो शनि महाराज यही करते हैं, और शनि महाराज तो अभी जून 2027 तक चलेंगे। 1 वर्ष की यात्रा अभी इनकी शेष है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। शनि से लोग भयभीत हो जाते हैं। शनि तो सब कुछ देने वाले हैं, शनि देव हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम लोग ही भूल जाते हैं, अपने कर्मों को लेकर के हम विचलित हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण, हमारे पाप का कारण, हमारे कष्टों का कारण बन जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वहीं पर शनि महाराज जो है अपनी छड़ी उठा करके आपके ऊपर घुमाना चालू कर देते हैं, और फिर हम दोष देते हैं शनि महाराज को। अपने आप को कोई दोष नहीं देता कि मैं ऐसा कार्य किया इसलिए ऐसा हुआ, कोई दोष नहीं देता, शनि महाराज को दोष देते हैं। अंत में आप जय शनिदेव लिख करके कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जय बजरंगबली लिख करके कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और शनि महाराज तो डिग्री वाइज कमजोर हो रहे हैं, पर और भी कहां से कमजोर हो रहे हैं? ये गुरु चौथे भाव में, सॉरी 5वें भाव में, कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि उच्च के होकर के 2 जून 2026 से गोचर चालू होगा। इनकी 9वीं दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ रही है, और शनि महाराज गुरु के घर में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। अब आप स्वयं बताइए कि यदि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाकर के बैठेगा तो क्या उस घर के मालिक को आंख दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। एक कारण तो यह है, तो शनि महाराज तो यहां पहले से ही आभार व्यक्त कर रहे हैं गुरु का, और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण शनि की जो अशुभता थी वो भी कम हो गई, अंश बल से कमजोर हुए वो भी कम हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ चलते जाइए, कर्म अच्छे कीजिए। अब एक महत्वपूर्ण ग्रह आपका और होता है कि नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है, राहु। आपकी जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये देखिए, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर शनि महाराज और राहु महाराज अपव्यय करवा रहे थे, जहां खर्च नहीं होना चाहिए वो भी करवा रहे थे। ये बात जो अपने लोकल क्षेत्र में रह करके जो कार्य कर रहे थे उनके लिए विशेष करके हो जाता है, पर जो लोग विदेश में कार्यरत हैं, विदेश से व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, आदान प्रदान, आयात निर्यात, जो भी कार्य करते हैं विदेश से संबंधित, उनके लिए राहु बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये 5 दिसंबर तक राहु महाराज यही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु भी अंश बल से मात्र 9 डिग्री मात्र बचा है, जो 5 दिसंबर तक धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। माने 30-35% अभी क्षति पहुंचाने की क्षमता राहुदेव रखते हैं। तो राहुदेव से भी आप निश्चिंत हो जाइए। तो आने वाला जो समय है आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर ग्रहों की अपनी राशि होती है, सूर्य चंद्र की एक राशि, बाकी की 2-2 राशि। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को, अपने घर को खराब नहीं करता, अपने भाव को खराब नहीं करता। आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं,
जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक छोटा सा मंत्र आपको बता दूंगा मैं, जो सरल से सरल होगा। कोई स्रोत बता सकता हूं, कोई छोटी सी पूजा बता सकता हूं, पर यह सब कुछ कुंडली देखने के पश्चात ही संभव है। अगर आप अपने बारे में, अपनों के बारे में, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए। और पुनः आपसे कहूँगा कि आप फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन बात करते समय जब तक मैं आपकी कुंडली न देख लूँ, जब मैं आपसे बातें करूँगा पूरी बातें हो जाएंगी। अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, क्योंकि कुंडली के आधार पर जब मैं आपसे बातें करूँगा, जो आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, जो प्रश्न चल रहे हैं, वो सभी प्रश्न अपने आप आपके समक्ष होंगे। इसलिए ये निवेदन मेरा अवश्य स्वीकार करें और ध्यान रखें इस बात का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी वीडियो मैं डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपने ग्रुप में आप शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया सब कुछ प्रदान करें, जिससे आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमः शिवाय।